हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो एंजाइम्स है उसको। ठीक है, तो बेटा जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है? एंजाइम्स आर दीज आर बायोकैटलिस्ट, दीज आर बायोकैटलिस्ट दैट increases the rate of reaction, the rate of reaction unchanged in their structure. तो बेटा ये क्या बोलता है कि जो एंजाइम्स होता है वो बायोकैटलिस्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको बेटा हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कैटलिस्ट जो होता है अगर ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो बेटा उसको हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो इफ ए कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी देन दीज आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो बेटा ये क्या करता है कि ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। ठीक है, कोई भी जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको रेट को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है अनचेंज्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल्स अगर हमारे पास ये एंजाइम्स है इस शेप का, तो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा और हमें एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, और ये कहे कि विदाउट कंज्यूमिंग, ये वर्क करता है कि कोई भी केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो जब होती है तो बेटा उसके अंदर ये कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ कितना मॉलिक्यूल भी अगर हम बायोकैटलिस्ट बॉडी के अंदर यूज होता है वो हमें एज इट इज मिल जाता है, तो विदाउट कंज्यूमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा बायोकैटलिस्ट जो एंजाइम्स होता है वो बायोकैटलिस्ट होता है जो क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग या फिर कहें कि अनचेंज्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा यूज हुआ था वैसे ही हमें बाद में मिल जाता है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। अब बेटा जो एंजाइम्स होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। एंजाइम की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहता है कि जो एंजाइम्स होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर देयर सबस्ट्रेट। बेटा ये सबस्ट्रेट जो होता है ये क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो बेटा जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है कि पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर या फिर कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए बेटा पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है ना, पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी बेटा केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होती है, सेलुलर रिएक्शन जो होती है, उन सब के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं बेटा वो पर्टिकुलर एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि सबस्ट्रेट जो होते हैं, सबस्ट्रेट का मतलब एक प्रकार से रिएक्टेंट बोल सकते हैं इसको। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल A प्लस B मिलके क्या बनाता है, C बनाता है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो बेटा ये जो A और जो B है ये क्या है, सबस्ट्रेट है हमारे पास। ठीक है, तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो होता है पर्टिकुलर एंजाइम पे जाके फिट होता है।
ठीक है, वो हम बताएंगे अभी किस टाइप से। तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, या ये कहें पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी के अंदर, सेलुलर रिएक्शंस, उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं आर मोस्टली प्रोटीन्स, ठीक है, बट सम आर नॉन प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये क्या बोलता है कि जो एंजाइम्स होता है वो मोस्टली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो क्या नहीं होते, प्रोटीन के बने हुए नहीं होते। फॉर एग्जांपल्स बेटा हम बात करते हैं कि जो आरएनएज होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। बेटा ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो बेटा जब न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होगा, कंप्लीटली प्रोटीन्स के बने हुए नहीं होंगे ये। तो बेटा ये कुछ एंजाइम्स को छोड़ देते हैं, तो बाकी जो बचे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड वाले जो एंजाइम्स होते हैं बेटा वो प्रोटीन के बने हुए नहीं होते। ठीक है, थर्ड जो बेटा आता है हमारे पास कि जो एंजाइम्स होते हैं these are responsible for increasement of cellular reactions by lowering the activation energy थर्ड लाइन बेटा क्या बोलता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीजमेंट ऑफ सेलुलर रिएक्शंस। सेलुलर रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होती है जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर होती है, उसको सेलुलर रिएक्शंस बोलते हैं। तो बेटा जो सेलुलर रिएक्शन जो होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको इंक्रीजमेंट करता है। क्या रीजन है उसके लिए बेटा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके सबस्ट्रेट होते हैं वहां की कोई अपनी पर्टिकुलर क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, तो बेटा ये तीन प्रॉपर्टी है उसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्या है कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीजमेंट ऑफ सेलुलर रिएक्शंस, ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसको लो कर देता है, तो जितनी ज्यादा लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आता है टाइप ऑफ एंजाइम्स। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ एंजाइम बेटा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। बेटा एंजाइम मेनली जो होते हैं अगर कंस्टिट्यूएंट्स के बेस पे देखते हैं किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो बेटा वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है हमारे पास वो बेटा होता है सिंपल एंजाइम। ठीक है, सेकंड बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। बेटा थर्ड जो होता है वो होता है राइबोसोम। ठीक है, क्लियर। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंपल एंजाइम होता है, ये वाला सिंपल एंजाइम, ये क्या होता है, जो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है। द एंजाइम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स या कहीं प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर।
सिंपल एंजाइम बेटा वो एंजाइम्स होते हैं जो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, चाहे कहें कि वो सिर्फ किससे बने हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, उसको बेटा सिंपल एंजाइम बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटा जो ट्रिप्सिन होता है हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन जो होता है ये भी एक क्या है, सिंपल एंजाइम्स होता है। कॉन्जुगेट जो एंजाइम्स होते हैं बेटा दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन्स। क्लियर है बेटा? ये कॉन्जुगेट जो एंजाइम्स होते हैं ये वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ कुछ अदर जो पार्ट हैं वो नॉन प्रोटीनस होते हैं, तो उसको बेटा बोला जाता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। या सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो प्रोटीन और प्रोटीन्स के कुछ अलावा जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? अब बेटा इसके अंदर क्या है, एक तो प्रोटीनस पार्ट हो गया, प्रोटीनस पार्ट, और एक बेटा नॉन प्रोटीनस पार्ट हो गया। अब बेटा जो प्रोटीनस पार्ट होता है उसको बोला जाता है एपोएंजाइम, और बेटा जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है उसको बोला जाता है कोफैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बेटा कोई भी एंजाइम्स है, ठीक है, और इस एंजाइम के अंदर दो चीजें हैं। एक तो बेटा ये पार्ट है पूरा का पूरा जो ये है, इसको बेटा बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, जो क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर ये यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप अटैच होते हैं, मेटेलिक हो गए, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हो गए, तो बेटा ये क्या है, नॉन प्रोटीनस है। क्या है ये? नॉन प्रोटीनस। अभी जो नॉन प्रोटीनस इन नेचर होता है बेटा इसको बोला जाता है कोफैक्टर। ठीक है, ये कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा, इसमें लास्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कोफैक्टर का टॉपिक आएगा हमारे पास। बेटा कोफैक्टर क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स के अंदर उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी उसको एक प्रकार से सहारा देते हैं। को का मतलब होता है साथ, ठीक है, और फैक्टर का मतलब जो फैक्टर एंजाइम्स के साथ होता है, या ये कहें कि जो फैक्टर एपो एंजाइम्स के साथ अटैच रहता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो बेटा कॉन्जुगेट जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ कुछ अदर पार्ट्स भी उसके साथ ऐड होता है, उसको बेटा बोला जाता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। ठीक है, अगर बेटा एंजाइम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मेटलोप्रोटीन, ठीक है, मेटलोप्रोटीन के अलावा फ्लेवोप्रोटीन, ये कुछ एग्जांपल है इसके। मेटलोप्रोटीन्स के अंदर क्या होता है बेटा, जो एपोएंजाइम्स होता है प्रोटीन वाला उसके साथ कुछ मेटल ग्रुप्स होता है, फॉर एग्जांपल Mg पॉजिटिव हो गया इसके साथ अटैच, तो बेटा इसको बोला जाता है कोएंजाइम्स। अब बेटा जो राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो आरएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो राइबोजाइम्स क्या हो गया, राइबोजाइम्स आर द एंजाइम्स that are made up of RNA। ठीक है, या फिर कहेंगे राइबो न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर? तो राइबोजाइम्स क्या हो गया, राइबोजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियस। ठीक है, अब बेटा इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो क्या हो गया, आरएनए जो होता है वो एक राइबो एंजाइम्स होता है। ठीक है, राइबोजाइम्स होता है, या राइबो आरएनए एंजाइम्स ही बोला जाता है इसको, आरएनए एंजाइम्स। ठीक है, या फिर आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बेटा आरएनए के बने हुए होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है इसको राइबोजाइम्स, या फिर इसको बोल सकते हैं आरएनए एंजाइम्स। क्लियर? ठीक है, तो ये बेटा टाइप ऑफ हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है। क्लियर? ठीक है, सिंपल क्या होगा, जो सिर्फ प्रोटीन्स का बना हुआ, कॉन्जुगेट एंजाइम्स क्या होंगे, जो प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट के बने हुए हो। राइबोजाइम्स क्या है, जो आरएनए से मिलकर बने हुए हो, उसकी बेटा टाइप ऑफ एंजाइम आता है हमारे पास।
नेक्स्ट बेटा आता है कि जो एंजाइम्स है उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं इसके बारे में। फर्स्ट बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस भाई हमने बताया था कि भाई इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? तो बेटा अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की, तो जो रेट होती है वो चेंज इन प्रोडक्ट प्लस अपॉन में चेंज इन टाइम्स। इसका मतलब बेटा डेल्टा जो पी है हमारे पास क्या है, ये चेंज इन प्रोडक्ट। ठीक है, यह कि जो प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है, तो बेटा उसको बोला जाता है चेंज इन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर बेटा चेंज इन टाइम्स की बात करते हैं तो क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बेटा ये जो चेंज इन प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मिनट्स के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स थे किसके, ऑफ आरएनए। हमारे पास आरएनए बन रहा था डीएनए से, और वो जो थे वो 5 मिनट्स के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, वैसे इसको मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं ले सकते हैं, हम आरएनए को बेस पेयर के अंदर लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन लगा लिया हमने। अब बेटा क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट 5 है 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो बेटा ये क्या आया कि 5 मिनट्स के अंदर जो प्रोडक्ट था उसकी जो अमाउंट थी वो 10 मॉलिक्यूल्स था, लेकिन नेक्स्ट 5 जो है उस नेक्स्ट 5 के अंदर ये क्या हो गया, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन हो गया। तो बेटा हमारे पास ये तो आ रहा है चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और ये बेटा क्या है, चेंज इन टाइम। तो ये क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस की पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर कंटिन्यू होती जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है, तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको बेटा बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बाद बेटा कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसमें, तो उसको फॉर एग्जांपल्स एक्टिव साइट्स। अभी बेटा जो एक्टिव साइट्स होती है, इससे पहले कुछ नीट के लिए है वो देख लेते हैं एक बार, नीट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल्स मैं कोई भी बेटा केमिकल रिएक्शन लेता हूं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये दोनों के दोनों कोई पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये बेटा एक एंजाइम्स होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो H2O होता है, हमारी सेल के अंदर ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। तो CO2 और जो H2O होती है ये मिलके एक एसिड बनाते हैं जिसको बोला जाता है H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 क्या होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर ये बनता है कार्बोनिक एसिड। तो बेटा अगर ये क्या है कि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, अगर ये इसके अंदर जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है अगर ये अब्सेंट रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, तो बेटा ओनली 200 molecules of H2CO3 formed या produced in 1 hour। तो 1 घंटे के अंदर बेटा 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, कार्बोनिक एसिड जो है इसके। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक एंजाइम्स होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में रहता है, अगर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो बेटा 6 लाख मॉलिक्यूल जो है ऑफ H2CO3 इन 1 सेकेंड।
ठीक है। अगर यहाँ पे एंजाइम्स अब्सेंट था तो बेटा उस एंजाइम की अब्सेंट के अंदर क्या था, 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे H2CO3 के इन 1 आवर। लेकिन बेटा जैसे ही हमने कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स यूज किया तो उसमें क्या है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बने किसके, H2CO3 के इन एवरी सेकेंड्स। तो पर सेकेंड ये इतने मॉलिक्यूल्स का बन जाते हैं। तो बेटा ये क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या बोले कि उसको ज्यादा रिएक्शंस को हाई कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं पाइरुविक एसिड की, तो जब हमारे पास ग्लूकोज होती है तो बेटा ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनते हैं, पाइरुविक एसिड बनते हैं, जो आप 10th क्लास के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ चुके हो। तो जो ग्लूकोज होती है उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनते हैं। और ये जो पाइरुविक एसिड है ये बेटा 10 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो 10 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होती है तो बेटा 10 एंजाइम ही यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एंजाइमेटिक पाथवे होता है ये मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके अंदर 10 एंजाइम्स यूज होते हैं, तब जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनता है। अगर ये स्टेप्स पे एंजाइम्स एब्सेंट हो तब ये केमिकल रिएक्शन सालों लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बेटा हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं या ये कहें कि ये डैमेज हो जाते हैं अपना, क्योंकि बेटा एंजाइम जो होती है, हमने बात की है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। और प्रोटीन जो होती है ये हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, हाई टेम्परेचर बेटा ये डीनेचर हो जाती है। तो ये अपना हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, या ये कहें कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन बेटा कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टैग पॉलीमरेज है, ये बेटा एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो हम पीसीआर टेक्निक के अंदर यूज करते हैं। तो ये बेटा एंजाइम जो है थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया जाता है। तो बेटा ये जो एंजाइम्स होते हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, वर्केबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने टैग पॉलीमरेज एंजाइम लिया है ये बेटा 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब बेटा नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव साइट्स लेते हैं बेटा नेक्स्ट हम। एक्टिव साइट्स क्या होती है कि बेटा कोई भी जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स पे पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर्स के अंदर साइट्स होती है इस टाइप में सरफेसिस पे, जिसको बेटा बोला जाता है एक्टिव साइट्स, ठीक है। और बेटा इस एक्टिव साइट्स पे हमारे जो सबस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ आके क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बेटा पर्टिकुलर साइट्स होती है, ठीक है। पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है वो पर्टिकुलर एंजाइम पे ही जाके फिट होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसमें कोई भी दूसरा पार्टिसिपेट करता है, नहीं, स्पेसिफिक नेचर होता है। हम पहले बता चुके हैं एंजाइम को स्पेसिफिक नेचर क्यों होते हैं, एक्टिव साइट्स जो होती है वो स्पेसिफिक साइट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट हमारे पास ये यहाँ पे जाके फिट हो सकता है, लेकिन अगर इस टाइप का है तो ये बेटा फिट नहीं होगा, इस टाइप का है तो भी फिट नहीं होगा। बेटा क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, एक्टिव साइट्स पे ही जाके फिट होते हैं। और एक्टिव साइट्स पे साइज जो होता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है, ठीक है। तो ये बेटा एक्टिव साइट्स होती है, ठीक है, क्लियर। अब बेटा लास्ट आता है इसके अंदर एक लॉक एंड की।
मॉडल्स होता है लॉक एंड की मॉडल। ये बेटा मॉडल क्या बताता है कि हमारे पास कोई भी एंजाइम्स होता है, इस एंजाइम्स पे एक्टिव साइट्स होती है, ठीक है। ये हमारे क्या पास क्या है बेटा, एंजाइम्स है, ठीक है। इस एंजाइम्स पे ये बेटा हमने क्या बनाया, सबस्ट्रेट बनाए हैं। क्या है ये, सबस्ट्रेट है। अब बेटा क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स होता है, ये क्या हमारे पास एंजाइम्स, अब ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ये इस एक्टिव साइट्स पे जाके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। एक्टिव साइट्स पे जाने के बाद अटैचमेंट होता है बेटा, वो सेम ऐसे ही होता है जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है। हम किसी भी लॉक पे कोई दूसरी चाबी नहीं लगा सकते पर्टिकुलर की के अलावा। तो बेटा ये जो एक्टिव साइट्स होती है, इस पे जाके कोई भी एंजाइम्स जो इस पर्टिकुलर शेप का है ये जाके अटैच हो गए, दोनों के दोनों सबस्ट्रेट जो है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एंजाइम था, ये हमारे पास सबस्ट्रेट थे, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे जाके क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। तो बेटा जब सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाता है तो उसको बोला जाता है ईएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ईएस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ई मतलब एंजाइम्स, एस मतलब सबस्ट्रेट, तो बेटा क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बेटा जब ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है तो हमें एंजाइम्स एज इट इज मिल जाता है, ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, और ये एंजाइम मिल गया। तो बेटा ये क्या है, लॉक एंड की मॉडल, ये बताता है कि जो पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है उस पर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अटैच होता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही जैसे किसी भी जो लॉक होता है उसमें पर्टिकुलर की जाके अटैच होती, पर्टिकुलर की जाके फिट होती है, ऐसे ही बेटा ये जो एंजाइम्स है ये सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो गई, एक्टिव साइट्स होती है, ये एक्टिव साइट्स बेटा 1 हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। 3 से 13 अमाइनो एसिड्स के मिलकर बनी हुई होती है ये एक्टिव साइट्स, क्लियर। अब ये क्या है कि जैसे ही अटैच होता है तो बेटा हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो प्रोडक्ट अलग हो गया, ये सबस्ट्रेट जो थे इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, और जो एंजाइम जो यूज हुआ था वो हमें एंजाइम मिल गया, ठीक है। तो ये बेटा क्या होता है, लॉक एंड की मॉडल्स होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।